Hello student, I'm Leelam Chandrakar from Department of Zoology। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्रॉग के एम्ब्रियो में कैसे 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रॉग के डेवलपमेंट के टाइम मेल और फीमेल गैमीट जो है वो आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं और यही जाइगोट आगे डेवलपमेंट का यंग फ्रॉग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। अगर एग के फ्रॉग के एग के स्ट्रक्चर को देखें तो फ्रॉग का जो मैच्योर एग है वो लार्ज और स्फेरिकल दिखाई देता है। ठीक है, और ये लगभग 2 से 3 मिलीमीटर व्यास का होता है। एग का जो साइटोप्लाज्म है वे 2 पार्ट में बटा रहता है। एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा होता है इनर एंडोप्लाज्म। ठीक है, और फ्रॉग का जो एग है वो मीजोलेसिथल होता है। मीजोलेसिथल मतलब कि जिसके अंदर योग की अमाउंट कम हो उसे मीजोलेसिथल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फर्टिलाइज्ड एग है। ये जो एग है वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है, मतलब कि ये स्पर्म और जो ओवम है वो आपस में फ्यूज हो चुका है। ठीक है, इस कारण इसको बोला जाता है फर्टिलाइज्ड एग। तो अगर एक फर्टिलाइज्ड एग के स्ट्रक्चर को देखें तो एग के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोला जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनके 2 पोल होते हैं, मतलब कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो 2 पोल में बटा रहता है। एक होता है इसमें एनिमल पोल और दूसरा होता है वेजिटल पोल। इसका जो एनिमल पोल है वे पिगमेंटेड होता है, मतलब कि इनके एनिमल पोल पर मिलेनिन पिगमेंट होता है और यहाँ पे यolk नहीं पाए जाते, मतलब कि ये ब्लैक रीजन होता है, डार्क रीजन। ठीक है, और ये जो मिलेनिन पिगमेंट है वे सन रेज को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद नीचे होता है वेजिटल पोल। वेजिटेबल जहाँ पर वाइट और यॉक की दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनिमल पोल है वो पिगमेंटेड होगा, मतलब कि ये ब्लैक रीजन होता है, और जो वेजिटेबल पोल है इसमें यॉक प्रेजेंट होते हैं और ये वाइट कलर का दिखाई देता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो स्पर्म है वे एनिमल पोल के थ्रू ही एंटर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 पोलर बॉडी है। जब स्पर्म एंटर होता है एग के अंदर तो जो एग है वो 30 डिग्री यहाँ से इस प्रकार से ये 30 डिग्री रोटेट कर जाते हैं। ठीक है, जब रोटेशन होता है तो यहाँ पे एक रीजन बनता है जिसको बोला जाता है ग्रे क्रिसेंट। ठीक है, तो जब रोटेशन होगा तो यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट का फॉर्मेशन होता है। अब ये ग्रे क्रिसेंट क्या है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे yolk था, मतलब कि जो वेजिटल पोल है इनमें yolk प्रेजेंट है, जबकि जो एनिमल पोल है वे डार्क रीजन होता है, उसमें मिलेनियम पिगमेंट थे। तो रोटेशन होते टाइम यहाँ पे yolk का थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, मिक्सिंग होने की वजह से यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट एरिया बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिगमेंटेड रीजन और जो योक रीजन है दोनों की मिक्सिंग हुई है। इस वजह से यहाँ पे एक रीजन बना जिसको बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एम्ब्रियो की फर्स्ट स्टेज होती है, जो कि बहुत से चेंजेस के बाद में एक मैच्योर फ्रॉग बनता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, अब आगे हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है वो उसमें आगे डेवलपमेंट कैसे होगा। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वे अलग अलग स्टेजेस में कंप्लीट होती है। इसमें से फर्स्ट स्टेज है अर्ली क्लीवेज, सेकेंड है मोरुला स्टेज, थर्ड है ब्लास्टुला स्टेज, फोर्थ है गैस्ट्रुला स्टेज और इसमें फिफ्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स, मतलब कि इन सारे स्टेजेस के बाद लास्ट में 3 जर्म एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स मतलब कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो इसमें से फर्स्ट हम देखते हैं इसके फर्स्ट स्टेज को, जो कि है क्लीवेज। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एग में डिवीजन स्टार्ट होता है। एग के डिवीजन की प्रोसेस को सेगमेंटेशन या फिर क्लीवेज कहते हैं और इनमें कंप्लीट डिवीजन होता है जिसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है।
तो यहाँ पे ये है एक जाइगोट, ठीक है। इनमें जब फर्स्ट क्लीवेज होगा, मतलब कि जब फर्स्ट डिवीजन होगा तो 2 सेल बनते हैं, तो इस यहाँ पे ये 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर सेकेंड क्लीवेज हुआ तो 4 सेल बनती हैं। फिर हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगा जिसे ऊपर की ओर 4 और नीचे की तरफ 4, टोटल 8 सेल बनती हैं, ठीक है। फिर 8 से 16 और फिर 16 से 32 सेल्स बनते हैं। ऐसे करके इनमें एक मोरूला बनता है, ठीक है। तो 32 से लेकर के 84 तक के सेल्स को बोला जाता है मोरूला। मोरूला जो है वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है माइक्रोमियर्स, मतलब कि ये जो सेल है वो छोटी होती है और जो नीचे वाली सेल्स है वे बड़ी सेल्स होती हैं, जिसको मेगामियर्स या फिर मैक्रोमियर्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो माइक्रोमियर सेल्स हैं वे ज़्यादा जल्दी डिवाइड करते हैं मेगामियर्स मेगामियर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सेल आगे डिवाइड होकर के ब्लास्टुला का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेज है ब्लास्टुला स्टेज। जब एम्ब्रियो में ब्लास्टोमियर्स की संख्या केवल 8 ही होती है तभी इसके जो न्यूक्लियस है उसमें एक छोटी सी कैविटी दिखती है। इस कैविटी को बोला जाता है ब्लास्टोसील, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक कैविटी दिखाई दे रही है, इस कैविटी को ब्लास्टोसील कैविटी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये है माइक्रोमियर्स और ये है मेगामियर्स। यहाँ पे ये जो कैविटी है इसको बोला जाता है ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है। जैसे जैसे सेल डिवीजन की प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है वैसे ही ब्लास्टोसील भी आकार में बढ़ने लगता है, ठीक है। अब कैविटी जो फॉर्म हुई है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टुला में वे क्या करती है, वो परमिट करती है माइग्रेशन ऑफ सेल की मूवमेंट को, ठीक है। मतलब कि माइग्रेशन ऑफ सेल की जो मूवमेंट है उनको ये परमिट करती है। साथ ही साथ वो क्या करती है, एनिमल हाफ की सेल्स को वेजिटल हाफ की सेल्स से इंट्रैक्ट होने से प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लीवेज होता है, यहाँ से यहाँ तक क्लीवेज के बाद में मोरूला स्टेज बनती है। फिर मोरूला स्टेज के बाद ब्लास्टुला स्टेज बनती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसको बोला जाता है गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन से ही 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। तो गैस्ट्रुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टुला जो है वे गैस्ट्रुला में चेंज होते हैं, मतलब इसमें 3 जर्म लेयर जो है वो फॉर्म हो जाती है। इसमें कुछ कुछ मोमेंट होते हैं जिसकी वजह से 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होती है। तो पहली जो मोमेंट है उसे बोला जाता है एपिबॉली, ठीक है। इसमें सेल्स की स्प्रेडिंग होती है, ठीक है। मतलब कि मैक्रोमियर सेल्स के तेज़ी से डिवीजन होने से इनकी जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ती जाती है। तो मैंने बताया था कि जो माइक्रोमियर सेल्स है वो मेगामियर सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी डिवाइड करते हैं और माइक्रोमियर सेल्स जो है वो मेगामियर सेल्स के ऊपर फैलने लगती हैं। माइक्रोमियर सेल्स का मेगामियर सेल्स के ऊपर फैलने की इस प्रोसेस को बोला जाता है एपिबोली। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो मूवमेंट है उसको बोला जाता है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन मतलब सेल जो है वो, मतलब कि ग्रे क्रिसेंट वाले सेल जो है वो उनमें से कुछ सेल इनवर्ड मूव कर जाते हैं जिसकी वजह से इन्वेजिनेशन हो जाती हैं। जब सेल इनवर्ड मूव कर जाते हैं उसके बाद इन्वॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से एक कैविटी जो है वो गैस्ट्रुला में पाई जाती है। इन कैविटी को बोला जाता है आर्केंटिरॉन। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे ये है ब्लास्टोसील, ठीक है। तो इन्वेजिनेशन में क्या होता है, जो ग्रे क्रिस्टेंट वाले सेल हैं उनमें से कुछ सेल जो है वो इनवर्ड मूव कर जाते हैं जिसकी वजह से इन्वेजिनेशन होती हैं। जब सेल इनवर्ड मूव कर जाते हैं उसके बाद इन्वॉल्यूशन होता है और जिसकी वजह से एक कैविटी जो है वो गैस्ट्रुला में पाई जाती है। इस कैविटी को बोला जाता है आर्केंटेरॉन, ठीक है। और आर्केंटेरॉन की जो द्वार है उसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। आर्केंटिनॉन बनने की इस प्रोसेस को बोला जाता है इन्वेजिनेशन। उसके बाद इसमें इन्वॉल्यूशन होता है। तो थर्ड जो प्रोसेस है वो है
इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन में क्या होता है, जो सेल इनवर्ड मूव किए थे इमेजिनेशन में, वो एक्सपेंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, माइक्रोमियोसेस का ब्लास्टोपोर अंदर की ओर स्थानांतरित ब्लास्टोपोर की अंदर की तरफ स्थानांतरण जो है वो जारी रहता है। अधिक से अधिक माइक्रोमियर जो है वो अंदर खिसकते जाते हैं, और जो अर्केंटिरॉन है वे बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, जिससे एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिल जो है वो संकरी होने लगती हैं और लास्ट में ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, जो सेल इनवर्ड मूव किए थे इन्वेजिनेशन में, वो एक्सपेंड करते हैं, उसको हम बोलेंगे इन्वॉल्यूशन। इसमें जो माइक्रोमियर सेल्स हैं वे माइक्रोमियर सेल्स का जो ब्लास्टोपोर अंदर की ओर ये स्थानांतरित होते जाते इस प्रकार से, ठीक है। जब ये नीचे अधिक से अधिक माइक्रोमीटर अंदर खिसकते चले जाते हैं, और जो अर्केंटिरॉन है वो बड़ी होती जाती है। जब ये अंदर की तरफ खिसकेगा तो इसकी कैविटी जो है वो बड़ी होने लगेगी, लेकिन जो ब्लास्टोसील है उनकी कैविटी संकरी और छोटी होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लास्टोसील बड़ा था, जैसे जैसे ये माइक्रोमीटर अंदर की तरफ खिसकेगा ये जो कैविटी है वो धीरे धीरे संकरी होती जाती है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोमियर जो है वो ब्लास्टुला की वॉल के नीचे एक दूसरी वॉल बना लेती है। तो यहाँ पे एक और वॉल बन जाएगा, ये फर्स्ट वॉल था, इसके बाद यहाँ पे एक और वॉल बन जाती है, ठीक है। जिससे अब एम्ब्रियो में 2 लेयर्स बन जाते हैं। इसमें से बाहर वाले लेयर्स को बोला जाता है एक्टोडर्म, और ये वाली जो लेयर्स है इसको बोलते हैं मेजोडर्म। आर्केंटिरॉन का बेस बड़ी मेगामेयर सेल से बनता है, और ये सेल जो है वो योक एंडोडर्म बनाती है, ठीक है। तो जो बड़ी मेगामेयर सेल्स है, और ये जो सेल्स है सेल योक है वो एंडोडर्म का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रकार से फ्रॉग के गैस्ट्रुला में 3 लेयर्स बन जाते हैं। इसमें से सबसे बाहर वाली लेयर्स को एक्टोडर्म कहा जाता है, बीच वाली को मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। इन्हीं तीनों लेयर से आगे चल करके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, और इन्हीं लेयर्स को बोला जाता है जर्म्स लेयर। तो इस प्रकार से जो फ्रॉग के एम्ब्रियो है उसमें 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सबसे बाहर की तरह की इसमें एक्टोडर्म दिखाई देगा, बीच में मीजोडर्म, और अंदर की तरफ एंडोडर्म, और यही लेयर जो है वो आगे चल के जो फ्रॉग है उसके डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रकार से एक फ्रॉग का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है।